जय हिंद फ्रेंड्स। आपके इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम लोग कक्षा 12वीं के रेनबो चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है मेरे चैनल को, इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ में सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोग बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी आप लाभ पहुंचा पाएंगे और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए आप लोग भूलें नहीं कि आप लोगों को सब्सक्राइब करनी है और चैनल को बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो इसलिए आज जो है हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने समय को व्यर्थ किए बिना लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर है, इसको जो लिखा है वो महात्मा गांधी के द्वारा रिटर्न किया गया है और इसका जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इसका जो जन्म हुआ था 1869 1869 में एंड 1948 इसकी क्या होती डेथ हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो प्रॉपरली नॉन एज बापू, इसको जो पहचाना जाता है, इनका जो लोकप्रिय नाम है वो मुख्य रूप से क्या है तो बापू, और क्या है तो द फादर ऑफ द नेशन। साथ में इसको हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं, यानी कि इसे राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद जो है क्या बोला गया है, वॉज अ मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। और ये जो थे एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक आध्यात्मिक नेता जो थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है। ही सक्सेसफुल्ली used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule in India and help India gain independence। कहता है इसमें जो कहा गया है कि उन्होंने जो है, यानी कि महात्मा गांधी जी भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना जो मुख्य हथियार बनाया था, उसमें से मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके सफलतापूर्वक भारत को क्या दिलाया था, इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी दिलाई थी। ठीक है। तो फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी जी जो थे वह 1915 से लेकर 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर क्या रहे थे, हावी रहे थे। डोमिनेंस, ये डोमिनेंस का मतलब होता है हावी रहना। ठीक है। ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑफ 30 जनवरी। इनकी जो मृत्यु हो गई थी वह कंटरपंथियों के हाथों पर, इनकी मतलब हाथों द्वारा इसकी हत्या की गई थी। आप लोगों को पता होगा इसको किसने मारा था। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसकी जो आत्मकथा है उस आत्मकथा का क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए ऑटोबायोग्राफी हम लोग उसको कहते हैं जिसमें किसी के बारे में जीवनी जिसमें लिखा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा लिखी गई है उस किस बुक्स में लिखा गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको रिमेंबर करें। एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग युवा, और इन्होंने जो है यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे थे। द स्पीच that he delivered on different occasions rival him not only as an original thinker but also as a great master of chess, idiomatic English। ये जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने जो यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में जो लिखा था, इनको जो है विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिए थे, इन सारे चीज़ों को जो है मतलब एक जगह कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे क्या कहा गया है कि राइबल नॉट ओनली एज ऑन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो
एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस आइडियोमेटिक इंग्लिश, और ये जो थे न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरे अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में भी क्या थे, प्रकट थे। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द शुड फाउंडेशन ऑफ Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। तो इसमें कहा गया है, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए एक निबंध का जो है क्या है, वो अंश है। गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन इन इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिसने समय के बदलाव का पूरी दृढ़ता से क्या किया था, सामना किया था। कहने का अर्थ यह है कि इस निबंध में इन्होंने जो है उन बातों पर चर्चा की है जिनकी वजह से इतना समय गुजारने के बाद भी भारतीय सभ्यता इतना समय गुजरने के बाद भी जो है भारतीय सभ्यता अभी तक भी अस्तित्व में है, और ना जाने कितनी ऐसी सभ्यता हमारे हिस्ट्री में आ गए और चले गए। तो इन्हीं के बारे में जो है महात्मा गांधी जी ने बात किया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें किस बारे में बात किया गया है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, आगे क्या है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलरी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट इवॉल्व द मॉरल बीइंग। कहा गया कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral beings, यानी कि भौतिकता को पोषित करने वाले पश्चिमी सभ्यता की नैतिक को बढ़ावा देने वाली भारतीय सभ्यता से कोई तुलना नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने बात क्या है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं इसी में। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे, या फिर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर पर आप ही कर सकते हैं। लिख लीजिएगा व्हाट्सअप नंबर 9413403739। आप इस नंबर पे जो है हमें मैसेज करके इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। बोला गया है कि आई बिलीव that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। कहा गया है, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं आपको इसको तोड़ के समझाता हूँ। आई बिलीव का मतलब होता है कि मेरा मानना है। that the civilization India has evolved, मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में अपराजय है, मतलब भारतीय सभ्यता को कोई भी नहीं हरा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीट्स सोन बाय आवर एंचेस्टर। नथिंग कैन इक्वल द सीट्स सोन बाय एंचेस्टर। कहा गया है कि कोई भी चीज हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी नहीं कर सकता है। देखिए एंचेस्टर, यहाँ पर आप लोग वर्ड को नोट करेंगे। एंचेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, और एक वर्ड यहाँ है इवॉल्व, एक वर्ड है इवॉल्व। तो आप इवॉल्व को नोट करेंगे, और इवॉल्व का मतलब होता है विकसित करना। ठीक, तो आप इस सारे वर्ड को नोट करते जाएंगे। चलिए इसके बाद जो बोला गया है कि रोम वेंट यानी कि रोम गुजर गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, यानी कि ग्रीस ने वही भाग्य साझा किया। अब मैं लोग थोड़ा सा पेज न्यू पेज सेलेक्ट करते हैं। वेट फ्रेंड्स, हाँ थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ इस पेज को। अब हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सेम फेट द माइट ऑफ द पैरोस वाट ब्रोकन। इसमें कहा गया है, कहता है कि रोम गुजर गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, यानी कि ग्रीस ने वही भाग्य साझा किया। द माइट ऑफ द
पैराहोज वाज ब्रोकन, यानी कि फारस की ताकत भी टूट गई। ठीक है, उसके बाद आगे बोला गया जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल somehow or other sound at the foundation। देखिए इसमें कहा गया है, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान की जो सभ्यता थी वह भी पश्चिमी हो गए। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल somehow और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह नींव पर टिका हुआ है। यानी कि महात्मा गांधी जी के कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी जी उस सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ करके गए हैं, वो अभी भी अपने नींव पर टिका हुआ है। तो महात्मा जी के कहने का मतलब ये है। उसके बाद देखिए द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम which exist no longer in their formerly glory। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी कि यूरोप के जो लोग हैं, लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन से अपने सबक सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब अपने पुराने वैभव में अस्तित्व में नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियन इमेजिन, यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं दैट दे विल अवॉइड टू मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे ग्रीस और रोम के गलतियों से बचेंगे। उसके बाद कहते हैं सच, के बाद बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइटर को चेक कर देता हूँ। बोलता है कि सच इज देयर पैटेबल कंडीशन, और महात्मा गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि सच इज द पैटेबल कंडीशन, ऐसी दयनीय स्थिति है इन लोगों की। सेकेंड पैराग्राफ में देखिए इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। तो यहाँ पर बोला गया है कि इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमोबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत अडिग है और यही उनकी महिमा है। ठीक है फ्रेंड्स, यही उसकी क्या है, महिमा है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोर्ड एंड स्टॉलिड। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ यह आरोप है, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, कि उसके लोग इतने असभ्य, अनजाने और अडिग है, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि वे किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये इसमें बोला गया है टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, यानी कि उसका कहने का तात्पर्य है कि इंडिया के लोग इतने अनसिविलाइज, इतने असभ्य है, इतने इग्नोरेंट है, इतने स्टॉलिड है कि वे जो है किसी भी प्रकार के बदलाव को से प्रेरित होना नहीं चाहता है, मतलब उसके लिए संभव नहीं है कि वो बदलना चाहेगा। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और यहाँ कहता है कि दैट, इसमें बोला गया है इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह जो है वास्तव में हमारी मेधा के विरुद्ध एक आरोप है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनवेल ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें जो है, इसमें बोला गया है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनवेल ऑफ एक्सपीरियंस, हमने जो है अनुभव की निहाई पर जिसका परीक्षण किया है और सही पाया है। वी डेयर नॉट चेंज, हम उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते। ठीक है, वी डेयर नॉट चेंज। मेनी
trust their advance upon India, and she remaining steady that this is her beauty, it is the seat ancestor of our hope। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि मैनी ट्रस्ट देयर एडवांस अपॉन इंडिया, कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं, एंड सी रिमेन्स स्टडी, वह तो पर भी हम स्थिर रहते हैं, दिस इज हर ब्यूटी, यह जो है इसकी सुंदरता है, इट इज द सीट एंचेस्टर ऑफ आवर होप, यह हमारे उम्मीदों का क्या है, रक्षक है। चलिए अब तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। कहा गया कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो बोला गया है इसमें कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि सभ्यता जो है आचरण की क्या है, एक विद्या है, ठीक, विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को कर्तव्य पथ दिखाती है, कर्तव्य का रास्ता दिखाती है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन करने के लिए, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, परिवर्तनीय शब्द, ये सारी चीजें हमें एक सभ्यता सिखाती है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, टू अटेंड मास्टरली ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पोजिशन। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, यानी कि नैतिकता का पालन करना, इज टू अटेंड मास्टरली ओवर आवर माइंड एंड आवर पोजिशन, हमारे मन और हमारी वासना पर महारत हासिल करने जैसा है। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्व्स, हम खुद को जान पाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि सभ्यता शब्द की के गुजराती समक्ष का अर्थ है अच्छा आचरण। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना कोई भारी बात नहीं है। तो आप लोग इसको रीडिंग करेंगे, साथ में इसके जो वर्ड है उस वर्ड को आप लोग कंप्लीट करेंगे। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको उसका हिंदी बता देंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इन सारे चीज़ों का आपको PDF मिल जाएगा और वर्ड के हिंदी मीनिंग मिल जाएंगे, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और समरी भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट लाने वाले हैं। मेरे पास अभी समय नहीं होने के कारण मैं उतना ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कुछ दिनों के बाद जो है बहुत ही तेज़ी से हम आप लोगों के लिए कंटेंट लाएंगे। दिन में कम से कम 4-5 वीडियो अपलोड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।